हेलो एवरीवन। विजन आईएएस के वीकली राउंड अप सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। सप्ताहवार के महत्वपूर्ण खबरों को संकलन करके आपके सामने वीकली राउंड अप सेशन में प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज की इस सेशन में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल को संकलित किया है यहाँ पे वीकली राउंड अप सेशन जो 8 से 14 मार्च के लिए है, उसमें 5 न्यूज आर्टिकल इसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला इसरो से जुड़ी हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अभी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, उस पे आधारित ये न्यूज आर्टिकल है। क्रायोजेनिक इंजन के सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा किया गया है, उसका नाम है CE-20। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है ये देश के लिए काफी बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। उसके साथ उसके बाद निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव इथोनेसिया फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कि वो क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति में हमने देखा है कि इच्छा मृत्यु कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ व्यक्तियों के लिए कि जो उसमें बिना बाहरी एजेंट के द्वारा मतलब बिना बाहरी उपाय के उनका जीवित रह पाना या सामान्य जीवन जी पाना मुश्किल होता है। और उस स्थिति में एक ये इच्छा मृत्यु का ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आता है, लेकिन इस पे पक्ष और विपक्ष है, तो इसलिए इसके कुछ स्वरूपों को कुछ कंडीशंस के साथ भारत में अलाउ किया जाता है और उस पे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया चली है, बहुत सारे निर्णय हैं उसमें। तो पूरा का पूरा प्रावधान जो है ना, हम लोग पूरे-पूरे जो कानूनी डेवलपमेंट है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और आज ये चर्चा में क्यों है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी कुछ ऐसा मामला आया है इच्छा मृत्यु से संबंधित, तो फिर से ये चर्चा में है। तो इसके विभिन्न पक्षों पे हम लोग बातचीत करेंगे, इथोनेसिया के संदर्भ में कि पैसिव इथोनेसिया क्या है और जो निष्क्रिय इथोनेसिया क्या है, एक्टिव इथोनेसिया क्या है, ये सारी चीज़ पहलुओं को पे हम लोग बातचीत करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद वर्तमान में जो जियोपॉलिटिक्स का जो संकट है, अमेरिका इजराइल एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान के मध्य जो युद्धरत स्थिति बनी हुई है, उस पे आधारित ये न्यूज आर्टिकल है। क्या अमेरिका व इजराइल और ईरान संघर्ष और भारत के द्वारा ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश है। ये हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया जा रहा है ईरान के द्वारा, जो कि सप्लाई लाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तेल और गैस की सप्लाई लाइन के लिए, जो कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रभावित करता है और कर सकता है आगे भी भविष्य में गंभीर रूप से। तो इस स्थिति में भारत के लिए नए विकल्पों की तलाश करना एक स्वाभाविक सी बात है। और भारत इससे पहले भी अपने विकल्पों को जो जीवाश्मी ईंधन के स्रोत हैं, मतलब तेल और प्राकृतिक गैस वगैरह, उससे हटाकर कहाँ ले जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे। तो ये बात पहले से चल रही है, लेकिन ये जो युद्ध का माहौल है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो टेंशन व्याप्त है, उस कारण से ये चीजें जो है ना अभी वर्तमान की जरूरत बन चुकी है भारत के लिए। तो ये क्या भारत कर रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्या वर्तमान स्थिति है भारत की ऊर्जा आपूर्ति की, उस सारे पक्षों पे यहाँ पे चर्चा किए जाएंगे। उसके बाद नीति आयोग ने प्राकृतिक कृषि पर रिपोर्ट जारी की है। तो प्राकृतिक कृषि हमारे इकोसिस्टम पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक खास साथ साथ कृषि अर्थव्यवस्था के विकास और उससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू है उस पे काम करने के लिए। अन्य पहलू का मतलब क्या, जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न खतरे हो रहे हैं और जो खाद्य सुरक्षा का संकट हमेशा जो है ना बना रह रहा है, क्योंकि मांग अधिक बढ़ रही है, तो और इसके साथ साथ मृदा के उपजाऊपन भी नीचे जा रहे हैं। तो इन सब के एक समाधान के रूप में जो है प्राकृतिक कृषि को देखा जा रहा है और काफी भविष्य की खेती के रूप में। तो इसलिए नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, क्या है, कैसे ये अलग है, क्या इसके लाभ हैं और अभी भारत में क्या-क्या किया जा रहा है, इन सारे पहलुओं पे इसमें बात होगी। अंत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक काफी महत्वपूर्ण, जिसमें कि जो मतलब जो महत्वपूर्ण औषधि है, उसे जो है सस्ते दामों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास। और ये इसलिए ये महत्वपूर्ण स्कीम है और खास करके पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो है, तो इसलिए ये इससे परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण स्कीम्स में से।
इसके साथ-साथ इसमें जो है ना क्वेश्चंस भी होंगे इन सारे न्यूज़ आर्टिकल पे, तो आप इनको करने के बाद उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा, कितना याद रहा और उससे दूसरी तरफ आप लोग परीक्षा के ट्रेंड को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को ट्विस्ट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ये चीज़ें। उसका संविधान इसमें शॉर्ट न्यूज़ होंगे। शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, सबसे पहला संविधान का अनुच्छेद 105, सुपरनोवा और मैग्नेटार, खाड़ी सहयोग परिषद, शैडो फ्लीट, इसी तरह से अंत में और कुछ शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हुए अंत में हम लोग बढ़ेंगे सुर्खियों में रहे स्थल मलावी, राजधानी लिलोंग में। तो यहाँ से हम लोग अपने पहले न्यूज़ आर्टिकल से बात को प्रारंभ करते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल हमारा इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा किया है। तो हम लोग क्रायोजेनिक मतलब यहाँ पे इसके सेंटर में क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन पूरे के पूरे सबसे पहले तो 2 पक्ष है इसमें। एक क्या कि भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बड़ा डेवलपमेंट है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देश के सामाजिक आर्थिक विकास से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चाहे मौसम पूर्वानुमान हो, चाहे सुदूर संवेदन हो क्षमता हो और अन्य मामलों में अंतरिक्ष से भारत मतलब जमीन पे निगरानी की स्थिति हो, ये सारे मुद्दों से जुड़े हुए, पहलुओं से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी आज हमारे सामने अपडेट है, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है। जिससे हमारा सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं हमारे विभिन्न क्षेत्रकों में इससे लाभ मिले हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्रक में। कृषि क्षेत्रक में फसल खराब होना या मौसम के पूर्वानुमान मतलब अर्ली वार्निंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। उसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी भूमिका काफ़ी है। तो स जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट अपने आप में जो उसका लाभ है काफ़ी बहुआयामी है देश के लिए। तो एक तो पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी क्या जो मैंने बात कहा कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आज विकसित हुई हैं उसका आधार क्या है सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में देश के द्वारा वहां पहुंचाया गया और उसको पहुंचाने के लिए क्या है इंजन की आवश्यकता होती है और इंजन कौन अच्छा होता है एक सामान्य अवधारणा में हम लोग अगर समझें एक साधारण शब्दों में तो जो अधिक से अधिक वस्तु को मतलब अधिक वजन के वस्तु को अधिक दूर तक ले जाए सामान्य यही स्थिति है हम लोग समझते हैं तो इंजन की क्षमता इसी से निर्धारित होती है तो ऐसे ही इंजन के रूप में एक क्या माइलस्टोन के रूप में है क्रायोजेनिक इंजन जो एक विशेष प्रकार के ईंधन से संचालित होता है उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे संचालित होता है कुल मिलाकर इसका लाभ यही होगा कि ये क्या होगा कॉस्ट इफेक्टिव होगा मतलब क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा मतलब लागत कम आएगी और क्या होगा क्षमता बढ़ जाएगी क्षमता बढ़ जाएगी अधिक बड़े जो है ना सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता हमारी हो जाएगी तो कुल मिलाकर यही है डेवलपमेंट यही इसका महत्व है तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस दोनों जगह प्री प्लस मेंस दोनों में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके एप्लीकेशन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं चलिए हाल का संदर्भ हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में इसी पे बात कर लेते हैं कि यही नाम क्या सबसे पहले तो नाम ही ध्यान में रखोगे आप CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा और क्या ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है क्रायोजेनिक मतलब क्रायो का मतलब क्या होता है क्रायो मतलब ठंडा बर्फ ये तो मतलब ईंधन ऐसा जो अधिक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप समझ सकते हैं तो इसलिए इसकी क्षमता में जो है ना कुछ वृद्धि संभव है और ये कर लिया जाता है तो ये एक टेक्नोलॉजी मोटा मोटी इस तरह से है ये टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में अभी तक विकास करने में बहुत सारे देशों को सफलता नहीं मिली है मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ जो है ना 6 देश ही हैं जिनके पास ये तकनीक उपलब्ध है संयुक्त राज्य अमेरिका रूस जापान फ्रांस चीन और भारत बस इतने राष्ट्रों के पास है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी साइंटिफिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भी भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास के कारण भारत का जो
साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम बना है, वो पूरे दुनिया में उसे आकर्षित कर रहा है निवेशकों को, बाहर के निवेशकों को, बाहर के टैलेंट को और इसी तरह से पूरा का पूरा वैज्ञानिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक माहौल बनता है। और जिस सबसे स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, मतलब अपनी सेवाओं अपने घरेलू स्तर पे सेवाओं को देने के लिए नहीं है, बल्कि उससे जो है ना बाहर से जो है ना मुद्रा प्राप्त करने में भी मदद मिल रही है क्योंकि हम अपने जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं नए-नए, उसको बेचकर सेवा भी हम लोग दूसरे देशों को सेवा देकर हम लोग उससे फॉरेन मनी भी कमा सकते हैं। और ये भविष्य के लिए एक योजना है देश की। तो इसमें इन सब में ये सब डेवलपमेंट जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस एस्पेक्ट से भी हम इस डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि उस दिशा में एक और मील का पत्थर है। उसी तरह से महत्व क्या है? अब थोड़ा-सा महत्व पे आ जाते हैं। यहाँ पे नाम एक लिखा हुआ है कि LVM-3 प्रक्षेपण यान है ये और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? LVM-3 रॉकेट के तीसरे चरण में। हुँ? ये इस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। तो मतलब क्या है ये एक्चुअली ये जो रॉकेट है ये रॉकेट जो है इसकी क्षमता अधिक है। LVM-3 को सामान्य भाषा में यही लॉन्च व्हीकल मैक 3 बोलते हैं इसको। मतलब सामान्य भाषा में समझें कि अधिक क्षमता को एक जगह से मतलब अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता हो जाती है। मतलब अधिक भार वाले सैटेलाइट को तो मतलब भार मतलब 4000 से 4400 केजी तक के। तो इससे क्या होगा? इससे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ों के लिए जो सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, उसमें उसको ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी गगनयान कार्यक्रम जो होगा अभी, उसमें इसी रॉकेट का इसलिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये अधिक दूर तक ले जा सकते हैं, अधिक वजन के सैटेलाइट में बड़े सैटेलाइट। तो बड़े सैटेलाइट हमारे लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए, सुदूर संवेदन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही इसकी हाइट भी 40 मीटर से अधिक है, पेलोड क्षमता मतलब जो ढोकर ले जा सकता है, वो भी अधिक है। तो ये सब के कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है भविष्य के बड़े मिशनों के लिए, जिसमें बड़े सैटेलाइट को कैरी करके ले जाया जा सकता है। और इस क्षमता के लिए सभी जो दुनिया के जो स्पेस जो सेंटर्स हैं, जो स्पेस जो वहाँ पे उपक्रम हैं, वो इस विकास को जो है काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, माना जाता है इसीलिए। तो यही पेलोड क्षमता अधिक होगी, गगनयान मिशन कार्यक्रम जैसे जो है ना बड़े कार्यक्रम में इसकी भूमिका होगी। आत्मनिर्भरता बेसिकली वही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब क्या? जब बड़े पेलोड को ले जाने, बड़े सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता आप विकसित कर लेते हो, तो अपने उपयोग के लिए लगभग सभी चीज़ों के लिए सैटेलाइट खुद से आप छोड़ सकते हो। हमने सुना होगा पहले कि हम बाहर के जो स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा अपने सैटेलाइट को कारण यही था कि जो हमने हमारे यहाँ सैटेलाइट तो बन रहे थे, लेकिन क्या जो रॉकेट है, जो इंजन है, उसका विकास तो ये देश में बना है, तो इसलिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि वही है कि जो ये पूरी तरह से स्वदेशी है, रूप से विकसित किया गया है। चलिए, तो थोड़ा-सा क्रायोजेनिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि क्रायो क्रायो को का मतलब क्या बर्फ मतलब कम तापमान से संबंधित है। तो जो इसमें ईंधन यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? कम टेम्परेचर पे रखा जाएगा। कम टेम्परेचर मतलब क्या? -150 ये साइंस में प्रश्न पूछा जाता है, क्रायो टेम्परेचर कितना होता है? -150 डिग्री सेल्सियस और उससे थोड़ा-सा नीचे भी। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो तरलीकृत अवस्था में ईंधन है, उपयोग किए जाते हैं। जैसे क्या? लिक्विड लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये चीज़ जो प्रयुक्त प्रणोदक जिसको बोला था प्रोपेलेंट जो इसमें प्रयोग किया जाता है वही है, ठीक है? और क्या ये इसके बारे में हम लोगों ने ये पहले देख ही लिया द्रवीकृत गैसों का उपयोग किया जाता है। कार्य सिद्धांत क्या बेसिकली क्या है? प्रतिक्रिया इंजन रिएक्शन इंजन है। मतलब एक दिशा में तेज गति से निकास गैस एक दिशा में और ये जैसे ये रॉकेट है, गैसें निकली, बाहर आई, इसमें ज्वलन हुआ और इसने थ्रस्ट दिया आगे की तरफ और इससे ये रॉकेट आगे मूव करेगा। यही सिद्धांत है बेसिकली ये क्या कि एक दिशा में तेज गति से निकास गैसों को छोड़कर थ्रस्ट उत्पन्न करता है, इससे रॉकेट विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। ये ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे ही देखा है ना हम लोगों ने ये लॉन्च पैड पे लगा रहता है, तो इससे निकलती है गैसें और वहां पे हम लोग आग का ज्वाला देखते हैं और ये मूव करेगा, ऊपर थ्रस्ट देगा ये, ठीक है? ये चीजें।
क्रायोजेनिक इंजन के लाभ, तो अभी तक हम लोगों ने समझा है कि अधिक दक्षता है ये पारंपरिक इंजनों की तुलना में प्रति किलोग्राम ईंधन पे अधिक बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक। दूसरा पर्यावरणीय लाभ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल हैं, गैर विषाक्त हैं और गैर संक्षारक हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये भी बड़ी बड़ी समस्या है इसमें कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन में जो हम लोग जो मटेरियल यूज करने की बात कर रहे हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि काफी टॉक्सिक होते हैं और कैंसरकारी होते हैं। यहाँ पे ये चीज लाभ है कि गैर विषाक्त है, गैर संक्षारक है और पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। उसका सुरक्षा क्या है? नॉन हाइपरगोलिक होते हैं। मतलब क्या? जैसे ही बाहर आता है वो नहीं जल जाते हैं, यानी अपने आप नहीं जलते हैं, जिससे जमीनी संचालन सुरक्षित हो जाता है। लागत प्रभावी उच्चतर दक्षता के कारण अंततः प्रक्षेपण संचालन में लागत कम हो जाती है। यही है। समस्या ये होगी कि भंडारण की जटिलता है, क्योंकि इतना कम तापमान ही मेंटेन करना पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर तो आप समझ ही रहे, उसमें -150 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज की ही समस्या है। तरल पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही जटिल उपकरण और प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर जिससे मेंटेन रहे। प्रज्वलन संबंधी चुनौतियां, इंजन चालू करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट प्रज्वलन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या टेम्परेचर का मेंटेन करना होगा, तभी जाके उसमें प्रज्वलित होगा। तो ये इसमें भी एक्स्ट्रा जो है ना सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ये सब थोड़ा चैलेंजेस हैं, लेकिन लाभ पे हम लोग फोकस करेंगे तो लाभ के लिए ये काफी बड़ा मील का पत्थर समझा जा रहा है। चलिए, इस पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला, देखिए प्रश्न इसमें ऐसे ही आता है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, क्या उपलब्धि है पूरी दुनिया में और क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्पेस टेक्नोलॉजी में जो सैटेलाइट वगैरह हैं, जो रॉकेट वगैरह हैं, तो उसका वो मतलब कहाँ प्रयोग किया जाएगा ये भी पूछा जाएगा। इससे क्या लाभ होगा, तो इसी तरह से प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कि सबसे पहला स्टेटमेंट वही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, जो हमने देखा। यह हाइपरगोलिक प्रणोदकों का उपयोग करता है नहीं, हाइपरगोलिक नहीं, नॉन हाइपरगोलिक है। ये ध्यान में रखेंगे। और हाइपरगोलिक का मतलब क्या? अपने आप ज्वलित होने वाला। तो यहाँ पे क्या अपने आप नहीं ज्वलित होने वाला है ना ये। तो इसलिए ये गलत हो गया है, 1 और 2 आंसर। ठीक है। किन देशों के पास है? 6 राष्ट्र हैं, तो ये सब हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन, भारत। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने इसलिए रख दिया है कि यूपीएससी ऐसे ही पूछती है। इसमें हो सकता है कि किसी एक राष्ट्र को निकाल दिया जाए, किसी दूसरे राष्ट्र को रख दिया जाए। तो आपको हो सकता है 5 ही दे या 4 दे यूपीएससी, 2 एक्स्ट्रा रख दे दूसरा राष्ट्र। तो आपको उस 4 को पहचानना होगा इस 6 में से, या फिर एक्स्ट्रा कुछ जोड़ दिया जाए तो उस 6 को पहचानना होगा। और लंबी ये श्रृंखला कर दी जाती है जिससे कि कंफ्यूजन हो अगर आपको स्पष्ट रूप से याद नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन, भारत। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी आंसर सही, सी। ठीक है। चलिए, क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में, हाँ, तो पहला वही है कि यह एक उन्नत क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। एकदम ध्यान में रखेंगे, स्वदेशी। इसका उपयोग LVM-3 प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में होगा। ये सब भी छोटी-छोटी बातें हैं जो स्पेसी स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है। क्योंकि चर्चा में है और बड़ा डेवलपमेंट है, तो ये भी। और हमेशा ये कुछ कभी भी रॉकेट इंजन की बात होती है तो उसमें कितने चरण हैं ये भी दिया रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे तीसरे चरण में यूज होगा। और यह मुख्य रूप से ठोस ईंधन नहीं है, तरल ईंधन पहले ही बता दिया। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की गई है, का उपयोग करता है। तो 1 और 2 आंसर हो गया, 3 गलत हो गया, स्टेटमेंट 3। चलिए, नेक्स्ट, ये भारतीय राज्य व्यवस्था और अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु फ्रेमवर्क, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले निष्क्रिय और सक्रिय इच्छा मृत्यु पे हम लोग जाएं। इससे पहले इच्छा मृत्यु की बात हम लोग कर लेते हैं। इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु का अधिकार। तो ये कब होगा? ये तब होगा कि सामान्य चेतना जब खत्म हो जाए, मतलब कभी ऐसी बीमारी हो जाए किसी व्यक्ति को, लंबे समय तक वो जो सपोर्ट सिस्टम है उस पे रहने के लिए मजबूर हो और वो किसी भी कार्य को, सामान्य चेतना में रहने वाला व्यक्ति बोलना, खाना, ये सब कार्य कर पाने में जो है ना सक्षम ना हो। और सपोर्ट सिस्टम अगर हटा लिया जाए तो शायद उसकी मृत्यु, मतलब उसका जीवन, मतलब जीवित रह पाना भी, सांस चल पाना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति को मतलब क्या बोलते हैं कि चेतन स्थिति में, ऐसी स्थिति में पहुंच पाना कि सामान्य काम काज कर पाने की दिशा में नहीं रहना।
तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इस पे एक बहस है कि एक लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से, किसी इलनेस से या किसी दुर्घटना के कारण उसको पहुँचे हुए आघात के कारण अगर लंबे समय तक रहता है, 10 साल, 15 साल अगर ऐसा होता है, तो क्या ये उचित है कि उसको उसी स्थिति में, मतलब ये पेनफुल कंडीशन है ये, उसी स्थिति में जो है रहने दिया जाए दूसरे की सपोर्ट सिस्टम पे? एक पक्ष तो ये कहता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, जीवन का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है स्वयं का, और दूसरा हमारे हाथों में नहीं है। तो हम किसी का जीवन लेने के अधिकारी नहीं हैं। और ये मूल अधिकार में भी है कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार दिया है, गारंटी देता है। तो इसमें किसी भी ऐसे किसी काम को या प्रक्रिया को हम लोग मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति की, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब चेतन स्थिति में क्यों ना पड़ा रहे 10, 15, 20 साल, हम उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते हैं। कुल मिलाकर ये है, 2 पक्ष हैं। लेकिन इसमें वही है कि कुछ विशेष स्थितियों, परिस्थितियों को देखते हुए वही लंबा समय जब हो जाता है किसी व्यक्ति को ऐसे रहते हुए, तो खुद उसके परिवारजनों के द्वारा ही, क्योंकि ये बड़ा एक ट्रॉमा है, एक बड़ी जो है ना समस्या है, क्योंकि उसके साथ-साथ उसके परिवारजन और उस व्यक्ति, खुद उस व्यक्ति के लिए भी जो है ना बड़ा ये दर्द वाली, पीड़ा वाली स्थिति होती है कि लंबे समय तक किसी दूसरे सपोर्ट सिस्टम पे, बाहर के सपोर्ट सिस्टम के अनुसार साँस को चला पाना। तो इसलिए न्यायालय के शरण में जाया जाता है और न्यायालय के द्वारा ये फैसला केस टू केस बेसिस पे, भारत में अभी ये है फैसला कि किया जाना चाहिए, कि सपोर्ट सिस्टम हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो इच्छा मृत्यु कुल मिलाकर यही है कि इच्छा के अनुसार कि जीवन को खत्म करने का अधिकार। तो यही मामला है। अभी एक मामला आया है जिस कारण से इच्छा मृत्यु जो है ना चर्चा में है। तो हम लोग जीएस पेपर 2 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के रूप में और अधिकार से जुड़े हुए मुद्दों के रूप में, क्योंकि ये क्या किसके जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है ना, और जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार आर्टिकल 21 है, तो इससे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो आर्टिकल 21 भी जब पढ़ते हैं हम लोग, तो इच्छा मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? अब इसके क्या-क्या प्रकार हैं हम लोग देखते हैं। अभी मामला हाल का संदर्भ पहले समझ लेते हैं कि पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब क्या? कि हम लोग जो है सपोर्ट सिस्टम को हटा लेंगे। अभी एक जो सपोर्ट सिस्टम पे वो व्यक्ति जीवित है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम वो हटा लेंगे, बस। और उसे प्राकृतिक मौत, मृत्यु आने तक इंतजार करेंगे 10 दिन, 15 दिन, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम पे ही तो उसका जीवन चल रहा है। ये इस स्थिति में पहुँच गया है उसकी स्थिति। तो इसके लिए क्या एक फ्रेमवर्क लागू किया गया है। हमने अलाउ नहीं किया है बल्कि फ्रेमवर्क लागू किया गया है कि किस-किस कंडीशन में, कि बहुत लंबा समय हो जाए व्यक्ति को। ये मामला कब आया ये कि हरीश राणा बनाम भारत संघ का बाद आया और उसमें बोला गया कि 12 वर्षों से अधिक, ये समझ देख लें कितना लंबा समय है। 12 वर्षों से अधिक समय से वेजिटेटिव स्टेट, और जो मैं इस जिस स्टेट की बात कर रहा था कि चेतना खत्म हो जाना, चेतनाहीन अवस्था में पड़े रहना, यही वेजिटेटिव स्टेट इसी को बोला जाता है, में पड़े एक व्यक्ति की कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी है। और यहाँ पे भी समय कोई निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, बल्कि केस टू केस बेसिस पे, परिस्थिति के आधार पे। तो यहाँ पे बस ये बोला गया कि जो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसमें कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली जो लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दी गई है। अभी का मामला यही है। तो मामला याद रख लेंगे, हरीश राणा बनाम भारत संघ। 12 वर्षों से था वो मरीज, और ये निर्णय मरीज के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत, मतलब मरीज के लिए, क्योंकि जीवन का अधिकार उसका है, तो उसी के सर्वोत्तम, क्योंकि इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर पाना उसके लिए काफी पेनफुल है, पेनफुल है। तो न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है उसी के आधार पे, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के आधार पे अभी के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया गया? तो उसमें 3-4 इस प्रकार से सिद्धांत लिखे रहेंगे, तो आपको पहचान करना होगा। क्लियर? न्यायालय ने सामान्य 30 दिनों की विचार की अवधि, तो बेसिकली क्या है, 30 दिनों की विचार की अवधि होती है, कि शर्त को हटा दिया क्योंकि मरीज के माता-पिता और मेडिकल बोर्ड्स ने सर्वसम्मति सहमति व्यक्त की थी कि मरीज को ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए हम लोग इस स्टेट में जाएँगे जहां उसके लाइफ सपोर्ट हटा दिए जाएंगे और उसको प्राकृतिक मृत्यु की तरफ इंतजार करेंगे। इसके बाद हम लोग इच्छा मृत्यु के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गए कि निष्क्रिय, सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो सक्रिय, सबसे पहले इच्छा मृत्यु हुई, हम लोग 1-2 लाइन में समझ लेंगे कि क्या है टेक्निकली, अगर मेंस परीक्षा में लिखना हो
तो ये यही कि रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की एक पद्धति है। एकदम स्पष्ट रूप में इतना ही लिखना है। और उसका इच्छा मृत्यु के 2 प्रकार हो सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। इसमें केवल एक चिकित्सक द्वारा प्रशासित किया जा सकता है, मतलब कोई अदर पर्सन के, ऐसा नहीं कि घर में आप ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं। और उसकी प्रक्रिया, उसी के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है कि वहां पे हम लोग जो लाइफ सपोर्ट है उसे हटा लेंगे और हम लोग इंतजार करेंगे कि प्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु हो। 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, इस तरह से। एक सक्रिय में क्या होगा, जब इस प्रकार का स्टेज बन जाए और सब लोग सहमत हों कि अब इसकी स्थिति काफी पीड़ाजनक है, तो सक्रिय रूप से हम लोग जानबूझकर ऐसे कुछ प्राण घातक दवाओं, मतलब ऐसी दवाई का प्रयोग करेंगे, इंजेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे, उसके शरीर में डाला जाएगा जिससे उसकी मृत्यु तत्क्षण हो जाए और उसे छुटकारा मिले ऐसे जीवन से। तो ये हो गया सक्रिय, जहां पे एक्टिव भूमिका आप बाहर से निभा के आप उसको, उसके जीवन को खत्म कर रहे हो। और जब, और ये इस प्रकार के कंडीशन में हूँ, लाइलाज या गंभीर रूप से बीमार। भारत में स्थिति क्या है, सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है पूरी तरह से। और दुनिया में भी नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में ही यह कानूनी है, मतलब हर जगह नहीं है, सिर्फ ऐसे। ठीक है। और क्या अभी कानूनी स्थिति क्या है, जो मैंने बताया कि कानूनी, लंबी कानूनी प्रक्रिया का ये परिणाम है, काफी केस टू केस बेसिस पे विभिन्न, मतलब बहुत वर्षों से इस प्रकार से इससे संबंधित केसेस आते रहे हैं। तो सबसे पहला मामला जो देखते हैं, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी कुछ कठोर शर्तों के आधार पे, कुछ सख्त शर्तों के आधार पे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पहली बार 2011 में अरुणा रामचंद्र सानबाग मामला, काफी चर्चित मामला है ये। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन टर्मिनली इल और अपरिवर्तनीय रोगियों के लिए यही मामला था। और उसमें क्या है, सख्त शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अलाउ किया गया था। उसी के तरह बाद कॉमन कॉज निर्णय आया, ये भी 2018 में। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखे जाना चाहिए। अगर आंसर राइटिंग में अगर लिखना हो, मेंस में प्रश्न पूछे जाएं, तो ये सब महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दी, इसे मान्यता दिया गया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मूल अधिकार है, यही जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, उसमें अपने जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया। तो ये भी एक कांसेप्ट निकल गया, इसमें पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी। और इस मामले में दिशा निर्देश तय किए गए और लिविंग विल की अवधारणा को मान्यता दी गई। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स के तहत क्या किया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, मतलब अलाउ किया जा सकता है। यहां से एकदम क्लियर कर दिया गया, मतलब मामला क्या है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे स्पष्टता की तरफ बढ़ रहा है कि कहाँ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले, अन्य मामले भी हैं देश में, दिख रहे थे। और वही 2023 में इसीलिए क्या किया गया, इस दिशा निर्देश को संशोधित किया गया कि वेजिटेटिव स्टेट में मरीज की जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसको हटाने पर विशेषज्ञों की राय के लिए एक प्राथमिक और माध्यमिक जो है मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब उसके परिवारजन या कोई एक डॉक्टर, उसका पर्सनल डॉक्टर ये फैसला नहीं ले सकता, बल्कि एक प्रशासनिक ये एक फैसला होगा, निर्णय होगा, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल बोर्ड को गठन करना एकदम अनिवार्य होगा, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि निर्णय का मुख्य अंश क्या है। निर्णय में यही निकल के आता है कि सबसे पहले तो आग्रह किया गया कोर्ट के द्वारा कि इस संदर्भ में एक व्यापक कानून बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप, विभिन्न स्टेजेस के लिए, विभिन्न कंडीशंस के को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, ये वेजिटेटिव स्टेट वाला जो मामला है, क्योंकि एक वर्ड काफी ये व्यापक है ये, तो उसको वो कवर कर ले वो कानून। तो इसलिए ये तो सुसंगत जो है एक वैधानिक ढांचा जिससे निर्मित हो पाए इस मामले को गवर्न करने के लिए देश में। एक दूसरा प्रशासनिक निर्देश क्या है कि भविष्य के मामलों में, जब तक कोई कानून नहीं आ जाता, कि मामलों की प्रक्रिया में सुधार के लिए न्यायालय ने उच्च न्यायालय को ये निर्देश दिया है कि ऐसा जो भी मामला आए तो वहां पे ये सुनिश्चित करना है उनको कि मेडिकल बोर्ड जो है जब भी ऐसा फैसला ले रहा है, मतलब लाइफ सपोर्ट को हटाना है, तो वो क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा।
वो भी मेडिकल बोर्ड भी खुद ये फैसला नहीं ले सकता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, इसको निगरानी में रखा गया पूरी तरह से, सख्त निगरानी में न्यायालय के, जिससे क्या है कोई इसमें भूल-चूक की समस्या ना हो और किसी भी प्रकार से पक्षपात से ऊपर हो, क्योंकि जीवन के अधिकार का मामला है। हुँ, चलिए। इस प्रकार से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि किस मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पहली बार देश में दिया गया था? अनुमति दी गई थी तो अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला 2011 का मामला, ठीक है? ये याद कर लेंगे। दूसरा कॉमन कॉज़ भारत संघ 2018 था, तो ये भी याद में कर लेंगे। निर्णायक संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर। तो इसमें वही था कि दोनों चीज़ें जो है ना, साथ गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21, लिविंग विल की अवधारणा, सक्रिय इच्छा मृत्यु को भारत में वैध घोषित किया गया। नहीं, सक्रिय इच्छा मृत्यु तो बात ही नहीं है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को शर्तों के साथ हम लोगों ने अलाउ किया है और उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं। यही पूरा पर्सपेक्टिव है यहाँ का। सक्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर को भी हम लोग को समझ लेना होगा। तो ये डायरेक्ट वही है कि और ये भारत में कानूनी नहीं है। ठीक है? नीदरलैंड और बेल्जियम। चलिए। हाँ, अब जो न्यूज़ आर्टिकल है, वो भू-राजनीतिक संकट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका व इज़राइल, ईरान संघर्ष और भारत के द्वारा ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश। दरअसल हुआ क्या है कि जो अमेरिका और इज़राइल एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान है। जो इनके मध्य जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, दोनों के द्वारा एक दूसरे पे और एक दूसरे के ठिकानों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। काफ़ी भू-राजनीतिक तनाव और संकट पूरे जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया जो पर्शियन पेनिनसुला है और पारस की खाड़ी है उसके आसपास के राष्ट्रों में और पूरा का पूरा जो अरब प्रायद्वीप है, उसमें ये संकट तो डायरेक्टली दिख ही रहा है क्योंकि वहाँ पे ये युद्ध चल रहा है डायरेक्टली। उसके साथ-साथ इसके जो प्रभाव हैं, आर्थिक, व्यापारिक प्रभाव जो है पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका प्रभाव जो है जो मेन जो सप्लाई लाइन है तेल और गैस का, उसके बंद होने से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास में वो जो पर्शियन गल्फ का एरिया है, जिससे वो तेल और गैस का एक बड़ी आपूर्ति जो है ना की जाती है, वहाँ पे ब्लॉकेड की स्थिति बनती है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा डायरेक्टली? जो लोग ये तेल और गैस खरीद रहे हैं या उस पे आश्रित है, उनकी अर्थव्यवस्था। इसमें हमारा देश भी है और हमारे देश के साथ-साथ जो है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप के अन्य राष्ट्र भी हैं। तो इसलिए ये व्यापक संकट है, जो अभी ईरान और अमेरिका और इज़राइल के मध्य चल रहा है। तो पूरा का पूरा ये न्यूज़ आर्टिकल इसी बात पे आधारित है कि भारत अब ये अपनी ऊर्जा सुरक्षा इस स्थिति में जब ये एक बड़ा सप्लाई का स्रोत जो है ना, वो जब बंद हो रहा है या बंद हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें भारत के पास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? जो कि इसकी पूर्ति करेंगे और हमारे यहाँ निरंतर जो है ना गैस और तेल की आपूर्ति बनी रहेगी। जिससे तेल और गैस के जो प्राइसेज़ है, वो कंट्रोल में रहे और आम जनता को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें। क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मूल में क्या है? ईंधन है और बेसिक ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं कि देश जो है आज भी लगभग 50% अपनी ज़रूरतों का जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करता है। तो जीवाश्मी ईंधन की भूमिका जो है ना काफ़ी अधिक है हमारे यहाँ। तो इसलिए हम लोगों ने इसी की बात हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा, ऊर्जा नीति, ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित है। हुँ। अमेरिका व इज़राइल अमेरिका व इज़राइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन जो है ईरान और जो फ़ारस की खाड़ी के आस-पास जो पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये तेल और गैस का महत्वपूर्ण भंडार है। और वहाँ पे इस प्रकार के जो युद्ध की स्थिति अगर है वर्तमान रहती है लंबे समय तक, तो वो कहीं न कहीं उस सप्लाई लाइन को बाधित करेंगे। और क्या इसीलिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने कच्चे तेल के स्रोत को 40 देशों तक आगे बढ़ा दिया गया। मतलब क्या विविधीकरण कर दिया गया कि ये जो राष्ट्र हैं ये पूरे पश्चिम एशिया वाले जो राष्ट्र हैं, ईरान, इराक, सीरिया, इधर जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत ये सब के अलावा भी अन्य कंट्री जो दुनिया में अलग-अलग
ज़ोन्स में हैं, उस पे ये 40 देश का मतलब वही है। वर्तमान में भारत कच्चे तेल का आयात का लगभग 60% हिस्सा अब वैकल्पिक गलियारों के माध्यम से आता है। मतलब जितना हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका 60% वैकल्पिक गलियारों से। तो ये हमारे लिए राहत का विषय है कि अगर एक ब्लॉक में अगर इस प्रकार के तनाव है भी, वहाँ से सप्लाई रुक भी जाता है, तो बाकी के हिस्से से हमारी सप्लाई लाइन बनी रहेगी। तो यही पूरा का पूरा जो संदर्भ है ये है। अब विविधीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो जिसकी बात मैं कर रहा था, ब्लॉकेड की बात कर रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो कि मेन सप्लाई लाइन है, तो उस थोड़ा मैप पे समझ लेंगे। ये जो इस तरह से अरब प्रायद्वीप है और इधर लाल सागर और ये अफ्रीका का इस तरह से ऐसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसी तरह से है। और जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम लोग देख सकते हैं, ये वाला, यही क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्सा इतना सकरा है, ये इतना सकरा है, ये लगभग 33 किलोमीटर के आसपास ही है मात्र। और उसमें भी जो बड़े जहाजों को निकलने की स्थिति है, तो वो और पतली है, वो और नैरो है और काफी पहाड़ी इलाका है ये, जिस पे ईरान जो है अपना ब्लॉकेड बड़े आसानी से कर सकता है। तो अगर ये रास्ता अगर ब्लॉक कर दिया जाए, तो यहाँ से निकलने वाला जो 20% मतलब दुनिया के सप्लाई का 20% जो तेल और गैस है, यहीं से होकर जाता है। और यहाँ से कहाँ जाता है ये हो गया पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया ये। और ये अरेबियन सी, और अरेबियन से मतलब अरब सागर, और अरब सागर से इंटरनेशनल सी रूट, और जिससे ये भारत की तरफ मतलब दक्षिण एशिया की तरफ, उसके आगे मलक्का स्ट्रेट होते हुए क्या दक्षिण पूर्व एशिया मतलब चीन वगैरह की तरफ, और फिर ये इधर ऐसे घूम के लाल सागर से ऐसे यूरोप की तरफ भी। तो हम समझ सकते हैं कि ये पूरे विश्व के को कैसे कनेक्ट करता है, उसके तेल और गैस के सप्लाई लाइन को। तो ये मामला है। भारत में और क्या 20% तो हो गया, तो इतना बड़ा सप्लाई लाइन है, तो जो भारत के लिए कैसे प्रभावित करेगा कि भारत का लगभग 40% हिस्सा यहां से गुजरता है। जो सप्लाई आ रही है भारत को 40%, तो बड़ा अमाउंट है। 40% अगर आपके सप्लाई लाइन का बंद हो जाए रातों रात, तो आपको मैनेज करने में चीजें समय लग सकता है। एलपीजी की बढ़ती मांग, उसके साथ साथ क्या हमारी मांग भी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है मांग? क्योंकि दूर-दराज का इलाकों में जहाँ लकड़ी जलावन के रूप में जलाया जाता था, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला जलाया जाता था, उसकी जगह पे आज क्या हम लोग एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं, जो उज्ज्वला योजना जैसे, कि जिसमें सरकार जो है मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है लोगों को गैस को, मतलब ये जो इको फ्रेंडली और जो स्वास्थ्य के लिए सही हो। तो उससे क्या है, डिमांड काफ़ी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ही जो इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 है, उसी के रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ खाना पकाने के लिए वाले जो कार्यक्रम हैं, वही उज्ज्वला योजना जो मैंने बताया, उसमें क्या हुआ, डिमांड कितना बढ़ा, 3 गुना लगभग बढ़ गया। और भारत अपनी एलपीजी की आवश्यकता केवल 40% ही क्या उत्पादन करता है। तो डिमांड अधिक की तरफ जा रहा है भारत में, और उससे बनाया जाना चाहिए, उसे बनाए रखना पड़ेगा तब। और जिसका बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, वही मध्य पूर्व से, मतलब पश्चिमी एशिया इसको बोलते हैं। मध्य पूर्व से आता है, जो कि वर्तमान में युद्धग्रस्त है। संप्रभुता का संघर्ष बेसिकली वही है कि संप्रभुता का संघर्ष है। कहाँ हम लोग इसको एक लाइन में समझ लेते हैं कि एक तरफ एलाई जो हम लोग ने बार-बार हम लोग नाम ले रहे हैं कि यूएस और इज़राइल। दूसरी तरफ जो है, जो चीन और रूस का एक गठबंधन है, अघोषित तरीके से चीन जो है एंटी यूएस जो एलाइज है, उसको सपोर्ट करता रहा है, और अभी भी जो है ना अघोषित तौर पे सपोर्ट करेगा या करता है। तो इस दोनों जो गुटों के बीच में जो है ना एक संप्रभुता की लड़ाई है। रूस और यूक्रेन युद्ध में का लंबा चलना, आज 4-5 वर्ष हो गए रूस और यूक्रेन के मध्य लड़ाई लड़ते हुए, और वो लड़ाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बेसिकली क्या है, रूस तो बड़ी कंट्री है, लेकिन यूक्रेन के लिए भी इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, ये असंभव था। जबकि उसके पीछे ये बड़े फोर्सेस ना हो, तो पूरी की पूरी भू-राजनीतिक जो सीन है, वो इसी प्रकार का है। इसे समझना होगा। यही चीज़ यहाँ पे फिर से
दिख रही है कि यहाँ पे 2 गुटों के बीच का मामला हो जाता है, 2 गुटों के हितों का मामला हो जाता है, जिसमें वो अपनी संप्रभुता, अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए सबको प्रभावित कर रहे हैं, अन्य राष्ट्रों को भी और सैंक्शन लगाने की धमकी या विभिन्न प्रकार से दबाव डालते हैं कि आप हमारे गुट में रहें। तो उसी का एक एक जो इसमें ये है कि सैंक्शन भारत पे भी सैंक्शन लगा हुआ है। क्यों? कि रूस से तेल सस्ता तेल आप नहीं ले सकते, जो भारत ले रहा था सस्ता, जो कि भारत के लिए काफ़ी लाभकारी था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब अप एंड डाउन होती, प्राइसेज़ अधिक थे, तो उस समय सस्ता तेल भारत के लिए रूस के द्वारा लिया जो कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के द्वारा वो उसपे सैंक्शन लगाया गया। अब क्या हुआ? अभी तक तो सैंक्शन लगा हुआ था, भारत ने बंद कर दिया था। अब क्या 30 दिनों की छूट दी गई है, अस्थायी छूट, जिसमें भारत रूस से ले सकता है। तो कुल मिलाकर क्या ये दबाव डाले जाने की ही रणनीति है ये, और लड़ाई क्या है? संप्रभुता की लड़ाई है। एक तरह से इन शॉर्ट हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब जो हॉर्मुज़ जलदस्यु मध्य का मुद्दा आया था कि वहाँ अगर उसे बंद कर दिया जाए, तो उससे पूरी की पूरी सप्लाई लेना, और सिर्फ़ किसी स्थान विशेष का ही नहीं, देश विशेष का ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? चोक पॉइंट बोलते हैं, कि इसको चोक कर दिया जाए कि बड़े पैमाने पे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से जो है ना, हानि पहुँचाया जा सकता है। तो ऐसे चोक पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, जो कि पूरे दुनिया को प्रभावित करने के लिए, एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने के लिए जो क्षमता रखते हैं। जैसे अमेरिका में देखेंगे पनामा कनाल, अटलांटिक से अगर पैसिफिक में जाना है तो पनामा कनाल है। अब यहाँ पे वही, एक तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देख ही लिया, यहाँ पे बाबेल मंडब है, ये जो हमने नीचे बनाया था अरब प्रायद्वीप के नीचे, यहाँ से लाल सागर में जाने के लिए, उधर से फिर सुएज कनाल होते हुए फिर इधर अटलांटिक में जाने के लिए। तो ये एक सुएज कनाल का भी आप ले लो, एक जिब्राल्टर का भी ले लो आप, यहीं पे एक काला सागर में जाने के लिए बॉस्फोरस है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है? तो ये सब कुछ जो है ना, चोक पॉइंट है, जिसे आसानी से बंद किया एक संकरे मार्ग के रूप में। तो चोक पॉइंट जो वर्ड है, उसे ध्यान में रखें। इससे मेंस परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, मैपिंग के भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है? तो ये संदर्भ था महत्वपूर्ण, जो कि बार-बार चर्चा में आजकल आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको चर्चा कर लिया। चलिए, भारत की ऊर्जा आयात की स्थिति क्या है? अब हम लोग एकदम रियल ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं कि अभी स्थिति है क्या अभी? तो आयात की मात्रा जो 24-25 में था, 300 मिलियन मीट्रिक टन था, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद सब मिलाकर। अकेले तेल और गैस क्षेत्र भारत के कुल व्यापार का कितना है? 28%। कुल व्यापार का 28%, तो बड़ा मामला है। और अगर इसमें प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो क्या हमारे पूरे के पूरे आयात बिल को ही प्रभावित करेगा? बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा? निर्भरता क्या है? भारत की वर्तमान में जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता है, कच्चे तेल की, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं, उसमें से 88% बाहर से आता है, और गैस का 51% आयात आयातित है। मतलब 88% तेल और 51% गैस हम लोग आयात करते हैं। तो भारत में, तो इस आधार पे भारत क्या बहुत एक दुनिया में जो है ना महत्वपूर्ण क्या आयातक देशों में से है। दुनिया में कितने नंबर का आयातक देश है? तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। उसका चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर भी है, मतलब रिफाइन भी करना होगा, क्योंकि कच्चा तेल ले रहे हैं, रिफाइन करना होगा। और रिफाइनरीज के लोकेशंस आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण रिफाइनरी। पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक और पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, तो ध्यान में रखेंगे, ये तीनों नंबर याद में रखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा आयातक, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर, और पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक। ठीक है? निर्यातक हम लोग कम है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ निक्षेप कम है, मतलब जो डिपॉजिट्स हैं वो कम है। अब जो मूल बात थी कि हमने क्या पहल उठाए हैं जो विविधीकरण के लिए, जो हमने शुरू में ही किया था कि इसको विविध कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सोर्स को, जिससे कि हम लोग की जो ऊर्जा आपूर्ति है उसको बनाए रखा जा सके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति वाले के पास ही जाएंगे कि जो कंट्री अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ समझौता करेंगे कि ऐसी स्थिति में जो सप्लाई को बनाए रखा जा सके। और जैसे कि यूएई के साथ समझौता किया गया है एलएनजी के लिए, प्राकृतिक गैस के $3 बिलियन का खरीदने का। एक अमेरिका के साथ इसी प्रकार का अनुबंध है कि 2.2 मिलियन टन रसोई गैस आयात करने के लिए अमेरिका के साथ अपने पहले एलपीजी टर्म डील
पर हस्ताक्षर किया गया है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व हम लोग लाके मतलब ये इसी तरह की स्थिति में जब सप्लाई बंद हो जाए तो रणनीतिक रिजर्व बना के रखा जाए कि देश जो है ना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक सर्वाइव कर पाए अगर पूरी तरह से भी सप्लाई बंद हो जाए तो। और ये हर एक कंट्री बड़ी कंट्री करती है, जिसके यहाँ निक्षेप नहीं है। किस प्रकार की स्थिति में जब सप्लाई लाइन बंद हो जाए। हमारे देश में भी ऐसे सप्लाई लाइन है सप्लाई ऐसे रिजर्व है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, हैं। कहाँ-कहाँ है वो ध्यान में रखना है। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर ये ध्यान में रखेंगे। ये 3 स्थान हैं, यहाँ पे सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। वैश्विक अन्वेषण में क्या है कि हम लोग बाहर के सोर्स को भी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर की जहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, मतलब देश में तो गैस का एक्सप्लोरेशन कर ही रहे हैं तेल और गैस के लिए अनुसंधान उसको जिससे खोदा जा सके और उसको हम लोग यूज़ कर सकें। बाहर के भी जो डिपॉजिट्स हैं, वहाँ की निजी कंपनियों को जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड बनाया ही इसलिए गया है कि वो निजी कंपनियों से मिलकर अफ्रीका जैसे देशों में विभिन्न तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू किया है। भारत कनाडा सहयोग इसी प्रकार का इंडिया एनर्जी वीक 2026 में भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य भी हस्ताक्षर किया है। मतलब रिसेंट है ये 2026, ठीक है? चलिए क्या है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वही स्टेटमेंट सब है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है। कच्चे तेल की आवश्यकता का 88%, गैस का 51%, ठीक है? हॉर्मुज जल मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या है कि सेम वही आप इससे संबंधित जो इस प्रकार के जो स्थान विशेष चर्चा में होते हैं, तो उससे संबंधित मैपिंग का भी एक स्टेटमेंट डाल दिया जाता है। और बाकी जो रिसेंट में डेवलपमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड वो उससे संबंधित स्टेटमेंट है, यूपीएससी का स्टाइल है। तो दोनों हाइब्रिड प्रश्न बन गया ये। अब जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट हैं कि ये विश्व के महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, ये हो गया सही। ये भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% इसी मार्ग से गुजरता है, ये भी सही। ये दोनों क्या रिसेंट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट मैपिंग से है कि यार ये भी हालांकि जियोपॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स क्या है उसकी लोकेशन पे आधारित है। तो अरब सागर और लाल सागर तो गलत हो गया ये क्या है यहाँ पे है ऐसे, ये क्या यहाँ पे ये ऐसा ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या था ये फारस की खाड़ी थी, यहाँ पे ओमान की खाड़ी थी और यहाँ अरब सागर है। तो अरब सागर को अगर होगा भी तो ओमान की खाड़ी या फिर किससे पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाला। तो लाल सागर तो नहीं होगा, लाल सागर तो यहाँ पे है ना? ये लाल सागर है, ठीक है? और जहाँ पे एक स्ट्रेट दूसरा बनने बताया दूसरा चोक पॉइंट बाबल मंडप है। तो वहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है वो किससे? तो दोनों यहाँ के आस-पास वाले आप ध्यान में रख लो। तो 1 और 2 आंसर, थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। चलिए। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए तीसरा सबसे बड़ा आयातक, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक, ठीक? पेट्रोलियम उत्पादों का हम लोग देखेंगे कि अपना निर्यात आयात का जो आंकड़ा आता है हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम उत्पाद जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे। चलिए तो हम लोग जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है नीति आयोग ने प्रकृति कृषि पर रिपोर्ट जारी की है। प्रकृति कृषि नाम से ही है कि प्रकृति पे आधारित होगी और प्रकृति की प्रक्रियाओं पे आधारित होगी। और कृषि में हम लोग मूल रूप से क्या देखते हैं कि उत्पादकता, है ना? और उत्पादकता किस पे निर्भर होता है? मृदा की उपजाऊपन, यही है ना? और मृदा की उपजाऊपन इसी चीज को अगर बढ़ाना है तो मृदा के उपजाऊपन को हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा सकते हैं। मतलब जो उसमें कमी है, आर्टिफिशियल तरीका मतलब क्या? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर के साइड इफेक्ट है। मतलब वो डायरेक्टली क्या है, लंबे समय तक अगर मृदा में किया जाए तो वो अनुपजाऊ भी बना देते हैं। मृदा के महत्वपूर्ण गुणों को जो है ना खत्म भी कर देते हैं, जैसे मृदा का अम्लीय होना, इस प्रकार से चीजें। उसके बाद क्या इसका और साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो केमिकल है वो फिर बह के क्या जल इकाइयों में जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ में जल प्रदूषण भी होता है। तो ये सारी चीजों के उपाय के रूप में प्रकृति कृषि को देखा जाता है। और प्रकृति कृषि इसीलिए पर्यावरणीय रूप से तो इंपॉर्टेंट है ही, आर्थिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। मतलब आर्थिक रूप से डायरेक्टली क्या केमिकल फर्टिलाइज़र में जो लगने वाला कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट मतलब कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जो कॉस्टिंग है, वो क्या है? इनपुट कॉस्ट का, जो किसान इनपुट के तौर पे लगाता है पहले, खेती करने से पहले। तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की खरीद का जो मूल्य है, तो वो यहाँ पे बच रहा है। दूसरा क्या जो खतरा था, साइड इफ़ेक्ट वो बच रहा है। तो ये महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जा रहा है। और जब ये अनुपजाऊपन होने वाली जो समस्या है, विभिन्न स्थानों पे जैसे कि सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण क्या है? हरित क्रांति जो प्रदेश हैं, जहाँ पे अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी हमें और सिंचाई भी की के साधन को भी का भी प्रयोग किया गया। इन सब के सम्मिलित प्रभाव से वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया गया। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा में आज जो है अधिकतर जगह यही अनउपजाऊपन की समस्या है, अनुर्वरता की समस्या है, अम्लता की समस्या है। इस प्रकार से तो इसके एक भविष्य के जो है ना कृषि के तौर पे भी देखा जा रहा है। एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है कि प्राकृतिक कृषि प्राकृतिक तरीके से की जाएगी। खेत में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उसी को लेते हुए हमारा जो मेन मोटो है कृषि में उत्पादकता को हम प्राप्त करेंगे। कृषि की जो मृदा की जो उत्पादकता है उपजाऊपन है उसे साल दर साल बनाए भी रखेंगे। ये सब जो है वहीं के संसाधनों से प्रयोग करेंगे और इसमें अन्य संसाधन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा हुआ विषय है। ये कृषि नीति चूँकि नीति आयोग है, नीति आयोग इस प्रकार के और सरकार इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की पहल कर रही है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं स्कीम्स ला रही है। तो इसलिए ज्योग्राफी ये जीएस पेपर 2 भी इसलिए लिख दिया, कृषि नीति है, कृषि नीति अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इसलिए ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए पेपर 2 और पेपर 3 तो अभी ये इसका नाम ऐसे रिपोर्ट्स का नाम ध्यान में रख लिया जाए। तो डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की अभी रिपोर्ट जारी की गई थी या ये रिपोर्ट है कृषि प्राकृतिक कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इसे जारी किया है? तो ऐसे पूछा जा सकता है। आप पूरा कर लें। एम्पावरिंग फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग टूल किट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड। तो बेसिकली क्या है? कृषकों को सशक्त करने के लिए जिससे उनका लागत कम कर किया जा सके और उनके मृदा की उपजाऊपन को मेंटेन रखा जा सके और जो समस्या आती है इन सब कारणों से उन्हें बचाया जा सके। तो यही है, नाम आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने समझ ही लिया है कि ये क्या होगा? रसायन मुक्त होगा। अब आस-पास के संसाधनों से जो है ना मतलब पशुधन, जो पशुओं को पाल रहे हैं मतलब पशुओं से प्राप्त होने वाला गोबर, मूत्र उन स और जो अन्य प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनसे जो है ना ये अभी खेतों पे उसका प्रयोग करेंगे। आधारित खेती प्रणाली है, जो पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर मतलब पारिस्थितिकी सिद्धांतों मतलब क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें ध्यान रखा जाएगा, उसके स्वास्थ्य का। हुँ? तो मृदा तंत्र मतलब मृदा पूरा का पूरा एक मृदा का अपना तंत्र है मतलब उसका एक वायुमंडल है, उसका एक जल मंडल मतलब उसमें जल की उपलब्धता है, उसमें वायु की उपलब्धता है मृदा में, उसमें सूक्ष्म जीव हैं। इन सब चीज़ों को अगर मेंटेन किया जाएगा बैलेंस रूप में तभी एक मृदा उपजाऊ बनी रहती है। और साल दर साल अगर हमें उससे उत्पादन लेना है तो इन सब चीज़ों को बैलेंस रूप से मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर अनियमित तरीके से कृषि की जा रही है, अनऑर्गेनाइज़्ड तरीके से किया जा रहा है और अंधाधुंध उसमें केमिकल या सिंचाई की जा रही है, तो यही प्रक्रिया जो है ना वहाँ पे क्या होती है वहाँ पे? बिगड़ती है और मृदा जो है ना अनुपजाऊ की तरफ बढ़ती है। या तो उसमें अम्लता की समस्या होती है, क्षारीयता की समस्या होती है, जल को नहीं रोक पाने की समस्या होती है, मतलब वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, इस प्रकार की समस्याएँ होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बचाने पे आधारित है। तो बेसिक हमने समझ लिया इसका। और यही विधि क्या जैव विविधता को अधिकतम करने के लिए फसलों, वृक्षों, जानवरों को एकीकृत करती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण बना रहता है कुल मिलाकर। पूरा का पूरा इकोसिस्टम, खेत को एक इकोसिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इस खेत में जो ये खेत है कुछ अलग है, इसके आस-पास जो पेड़ हैं, वो भी इसे प्रभावित कर रहे हैं। इसके आस-पास जो पशु या पक्षी या ये भी हैं, वो भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं खेत के। तो पूरा का पूरा एक ये इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, तो इस तरह से देखा जाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक रूप से पहले देखते थे उनकी भूमिका को। अब जो सब बातें मैं बोल रहा हूँ, आपको सुना-सुना लग रहा हो कि पहले भी हमने कृषि के एक प्रकार में ये सब बातें सुनी हैं कि लागत को कम किया जा सकेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जाएगा, जो ऑर्गेनिक तरीके से काम किया जाएगा, तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे यही बात करते हैं ना हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कि वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग
कि उससे अलग कैसे है? अलग यही है कि जैविक खेती में क्या बाहरी रूप से जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों पे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अलग इस मामले में है ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बाहरी रूप से प्राप्त चीज़ों को प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग करना ही नहीं है, मतलब बाहर से कोई चीज़ लाना ही नहीं है। अगर पशुधन है, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, तो उसी गोबर को उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है, बाहर से कुछ भी नहीं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से यूज कर सकते हैं। जैव कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यहाँ नहीं। तो इसीलिए अगर हम लोग को बोलना हो, ये आदिम कृषि प्रणाली है। आदिम कृषि प्रणाली है ये बेसिकली। आदिम कृषि प्रणाली मतलब क्या कि जो जैसे पुराने लोग परंपरागत रूप से किया करते थे। अभी भी बहुत सारे कम्युनिटी जो है, जनजातीय समुदाय जो विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की कृषि करती है, जिसको कि बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है? हुँ। घटक क्या प्राकृतिक कृषि के? जैसे ये सब चीज़ नाम हम लोगों ने सुना है, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं आजकल। बीजामृत। बीजामृत मतलब प्रक्रिया क्या है? बुआई से पहले ही गाय का गोबर, मूत्र, चूने का उपयोग करके क्या बीजों को उपचार किया जाता है। जिससे क्या है कि उसमें जो है ना बीजों को जो मृदा जनित जो रोग होंगे, मृदा में जाने के कारण के बाद उससे बचाव किया जा सके। वापसा क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है वापसा। इसमें वही जो मैंने बताया कि जो मृदा का जो वायुमंडल है, उसको जो है ना बार-बार जुताई क्यों की जाती है कि उसमें हवा जाए और जिससे क्या मृदा का वातावरण बना रहे, यही है। तो मृदा में वातन यानी वायु की आवाजाही को बढ़ाया जाता है, ताकि जलवाष्प के संघनन में सुधार हो सके और ये मृदा में नमी और वायु संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है? मल्चिंग क्या है? मल्चिंग हिंदी नाम तो एकदम क्लियर ही कर देता है, लेकिन सामान्यतः पूछा जाता है मल्चिंग। तो मल्चिंग आप ध्यान में रखेंगे कि नमी की मात्रा को बनाए रखना काफ़ी आवश्यक है मृदा में। और नमी की मात्रा जितने लंबे समय तक बनी रहेगी, वो मृदा के उपजाऊपन का एक महत्वपूर्ण जो है ना यहाँ पे ये फैक्टर है ये। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि उसे जो है ना जब खेती मतलब फसल कट गया तो उसके बाद जो है उसे ढक देना, किसी चीज़ से पुआल वगैरह या किसी जो खेत पे ही जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है तो उससे उसको क्या बोलते हैं? मल्च बोलते हैं। तो यही है मल्चिंग। ठीक है? जीवामृत, जीवामृत भी ऐसा ही एक प्रक्रिया है जहाँ पे गोबर, दाल के आटे, गुड़ के घोल का उपयोग करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की प्रक्रिया है और ये मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को तेज करने का एक प्राकृतिक उत्प्रेरक है। वही जो उर्वरक डाल रहे थे उसी का काम ये कर रहा है। ठीक है? पौध संरक्षण, इस प्रक्रिया में जैविक कीटनाशकों का छिड़काव शामिल है। जैविक कीटनाशकों का। हुँ? जो कि फसलों को बीमारियों, खरपतवार की समस्याओं से बचाता है। ये न केवल पौधों की रक्षा करता है बल्कि मृदा की उर्वरता को भी सुधार करता है। ठीक है? चलिए। प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या होंगे? वही आर्थिक लाभ। जब बाहर से हम लोग कुछ इनपुट प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, तो उसपे लगने वाला कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो 5 से 10% तो ऐसे ही कम हो जाता है और कई मामलों में 20 से 55% तक कम करता है। और क्या? विविध प्राकृतिक कृषि वाले खेत पारंपरिक एकल फसल वाले खेतों की तुलना में 20 से 40% अधिक निवल आय दे सकते हैं। ठीक है? कि अलग-अलग जो फसल है वो लगाया जा सकता है, फसल, सब्जी सब लगाया जा सकता है। पशुधन भी रख रहे हैं, तो क्या आय नहीं बढ़ेगी? आय भी वृद्धि होगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में कैसे बचाव है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को क्या 55 से 85% तक ऑब्वियसली जो सारा जो बायो प्रोडक्ट है निकल रहा है उसे वेस्ट नहीं किया जा रहा बल्कि उसे प्रयोग कर लिया जा रहा है। तो उसे क्या कर लिया जाएगा 55 से 85% जो तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम कर लिया गया और संसाधन का महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण करता है और इससे जल और बिजली में 50 से 60% की बचत होगी। ठीक है? क्लियर? चलिए, मृदा स्वास्थ्य का अनुकूलन भी है। ये मृदा जैविक कार्बन को भी 45% तक बढ़ाता है और मृदा के लाभकारी सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करता है। स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा भी है। सिंथेटिक कीटनाशकों से बच जाते हैं। उर्वरकों से पूरी तरह से बचाकर किसानों को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को रक्षा करते हैं। जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। पशुधन एकीकरण है। पशुधन की व्यवस्था को भी हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इससे क्या लाभ तो बड़े इससे क्या होगा कि पशुधन की व्यवस्था को उससे लाभ को किसान समझ पाएगा और उससे दूसरी तरफ क्या उससे जो एक नया प्रोडक्ट भी उसे मिलेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। सिर्फ फसल से कमाई नहीं होगी बल्कि उस
पशुधन से भी प्राप्त होने वाला दूध हो सकता है, मांस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस रूप में भी वो अपनी कमाई बढ़ा सकता है, तो इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। हुँ? और उससे मिलने वाला जो इनपुट है, उसको खेत में प्रयोग किया जा सकता है, गोबर, मूत्र वगैरह-वगैरह। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल है, तो नाम ही आप देख लो, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ये एक चल रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसी के तहत एक उप योजना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन भी है, जिसमें कि 2481 करोड़ रुपया दिया जाता है और इसका लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए सहमत करना है और उसके साथ ही 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की भी स्थापना करना है, प्रमाणन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है पूरे देश में। और अन्य प्रमुख योजना में क्या रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती को संक्रमण समर्थन करने वाला अन्य सरकारी योजना जैसे पीएम प्रणाम, सतत, ये सब याद रख लेंगे ये आप सब, सतत। उसके बाद गोवर्धन योजना, जिसमें गोबर का प्रयोग किया जा रहा है और उससे भी कृषकों की कमाई हो रही है। तो ये अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है, कृषि के सतत बनाने की के रूप में महत्वपूर्ण पहल होगी। तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न, तो ये लास्ट स्टेटमेंट इसका गलत होगा, इसमें बाहरी रासायनिक इनपुट पर निर्भरता होती है, नहीं होती है, ठीक है? तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। प्राकृतिक कृषि और जैविक खेती में जो अंतर है, ठीक है? बाप्सा के संदर्भ में हम लोग देख लेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, हमने देखा है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण योजना जो कि लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी सरकार के राज्य के जो है ना कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको एक अच्छे स्वास्थ्य का वातावरण प्रदान करना, ये राज्य की भूमिका है और ये संवैधानिक मूल्य हैं, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक जो है ना इस प्रकार के जो लाभ हैं, वो पहुँचाए जा सके। और ये कैसे संभव हो सकेगा कि उसको इस प्रकार की जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण दवाएँ भी उपलब्ध करवाया जा सके। इस प्रकार की जो हेल्थ केयर से संबंधित सुविधाएँ हैं, तो इसमें जो दवाओं का रोल है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और दवाओं का रोल हम लोग जानते ही हैं, एक तरफ क्या जीवन बचाने में और दूसरी तरफ क्या जेब पे, मतलब उसकी किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति पे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में शायद ही कोई परिवार है जिसमें कि उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी कमाई का दवाइयों पे नहीं जाता है। तो अगर इस दवाई की कॉस्ट को कम कर दिया जाए, दवाई के मूल्य को कम कर दिया जाए, दवाओं को नहीं, दवाओं के मूल्य को, मूल्य को कम कर दिया जाए और इसकी गुणवत्ता वही रहे, तो ये अपने आप में उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दवाई ले भी पाएगा और सही दवाई भी ले पाएगा। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक पहुँच बढ़ाने के लिए इस परियोजना को चलाया जा रहा है। इस परियोजना का नाम सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि पहले इस परियोजना का नाम अलग था, अब अलग है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएमबीजेपी, मतलब क्या, बी जुड़ गया है इसमें, ठीक है? हुँ। इसकी शुरुआत कब की गई थी? भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रति, मतलब बेसिकली क्या, अभी जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। ये अभी 7 मार्च को अभी मनाया गया और इसका संदर्भ यही है और ये 7 मार्च को मनाया जाता है। और क्या इसकी शुरुआत जो की गई थी, भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। इसका नाम था जन औषधि योजना और उसका नाम कर दिया गया अभी भारतीय जोड़ दिया गया उसमें, ठीक है? और उसका कारण ये था कि सस्ती दरों पे गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ, और जेनेरिक दवाई कोई जब ब्रांड कोई लग जाता है उसमें, तो ब्रांड अपना कॉस्ट उसमें जोड़ती है और वो महँगी हो जाती है। जबकि जेनेरिक दवाई जो है काफ़ी सस्ती, 30 से 40% सस्ती होती है। तो यही इसका लाभ था इसका, कि ओरिजिनल दवाई, सही दवाई, सस्ते दामों में अंतिम व्यक्ति तक। उसके लिए भी क्या किया जाएगा? जगह-जगह पे स्टोर खोले जाएँगे, जैसे मेडिकल स्टोर हैं, तो यही सरकार इसमें करना है इसको। 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और नोडल एजेंसी कौन होगी? औषध विभाग होगी। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगा? एक नई संस्था है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है? तो महत्वपूर्ण संस्था है, ध्यान में रखेंगे। हुँ। प्रमुख पहल वही है कि सैनिटरी नैपकिन सस्ते दामों पे, ये महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने देखा है कि ये कॉस्टिंग काफ़ी बड़ा है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग को
कमाना एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रयोग होने वाला जो मटेरियल है, वो प्लास्टिक से है और प्लास्टिक का एक मूल्य होता है, बेसिक मूल्य तो है ही, उसे मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट बियर करना होता था। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी इसमें फ़िल्म में बन चुकी है इस पे, कि इसमें क्या किया गया कि इसमें जो ऐसे वैकल्पिक जो है ना मटेरियल का प्रयोग किया जा सके, जिससे कि उसका दाम भी कम हो और इको फ्रेंडली भी हो। तो उसमें क्या किया गया है कि ऐसे ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड प्रदान करना। ऑक्सो डिग्रेडेबल मतलब क्या? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय, हमने सुना है ना, कि जिनका अपघटन हो जाता है, तो इसलिए वो बने भी नहीं रहेंगे, वो प्रदूषक के रूप में भी नहीं बने रहेंगे। तो ऐसे मटेरियल ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही है। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे, एक नया टर्मिनोलॉजी आया था, तो उसको हम समझ लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से क्या जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप कि आप लोकेट कर सकते हो किस स्टोर में ये वाली दवाई है या नहीं है, घर में बैठे-बैठे इस ऐप के ज़रिए। जन औषधि केंद्र मैंने बताया कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचेंगे, या तो आप डिलीवरी कर लो या फिर जगह-जगह पे औषधि केंद्र खोल लो जहाँ पे व्यक्ति आके खुद ले सके। सहकारी क्षेत्र की भागीदारी और यही डिलीवरी के लिए भी बताया मैंने कि डिलीवरी के लिए कौन से एक लंबे जो यूनिट्स की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए एक बड़ा का बड़ा क्या मूल्य श्रृंखला सप्लाई चेन की आवश्यकता होगी जिसमें अधिक लोग हों। तो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए क्या? जो सहकारी क्षेत्र जिसका कि नेटवर्क इतना बड़ा है, उसका यूज़ किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। और रेलवे और भी अन्य जो इनोवेशन किए जा रहे हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं जिसमें कि जो ट्रैवलर हैं, जो प्रवासी मज़दूर इधर से उधर जा रहे हैं, उनको ये अवेलेबल हो पाए। ठीक है? अब मुख्य विशेषताएँ क्या है वही हमने देख लेते हैं जो अभी तक लगभग समझ ही चुके हैं कि किफ़ायती दवाएँ मिलेंगी, 50 से 80% सस्ता हो जाएगा क्योंकि जेनेरिक दवाएँ हैं ना। और क्या गुणवत्ता का आश्वासन है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी वही है विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तम विनिर्माण प्रथाएँ। कि मतलब क्या है कि डब्ल्यूएचओ ये व्यवस्था बनाकर रखा है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार इंटरनेशनल लेवल पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था है कि उसको एक समान किया जा सके जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग के कारण उसकी क्वालिटी में दुनिया के अलग-अलग कोने में जो मिलने वाली दवाई है उसमें अंतर ना आ पाए कि एक ही गाइडलाइन का अगर सब जगह फॉलो किया जाएगा सारे मैन्युफैक्चरर को के द्वारा तो ऑब्वियसली क्वालिटी एक होगी तो उसके अनुसार जो है ना प्रमाणित जो निर्माता है उसके द्वारा दवाई लिया जाएगा तो ये दवाओं की जो गुणवत्ता है उसकी गारंटी दे रहा है उसका दवा परीक्षण दूसरी परीक्षण क्या कि जो परीक्षण टेस्टिंग एजेंसी होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है कि दवाई का क्या क्वालिटी है दूसरा इसका साइड इफेक्ट वगैरह ये सारी चीजें जो एस्पेक्ट है तो उसमें जो नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एनएबीएल इसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है ये द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही किया जाता है सारी टेस्टिंग ठीक है वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा जो केंद्र संचालक होंगे 20% प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपए प्रति माह तक दी जा सकती है विशेष सहायता क्या होगा कि वही समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग पूर्व सैनिक द्वारा अगर खोले जाते हैं और ये केंद्र जो है ना आकांक्षी जिलों उत्तर पूर्वी राज्य या हिमालय और द्वीपीय क्षेत्रों में खोले गए तो वहां पे 2 लाख रुपए का एक मुश्त प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट दिया जाता है जिससे कि अधिक से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा सके यही उपलब्धि भी है अधिक से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाए इसका स्लोगन ही है सस्ती भी अच्छी भी हम्म, अब उपलब्धि हम लोग देख लेंगे इसी के कारण से क्या दूर दराज के इलाकों तक 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं क्योंकि भारत इतना विविध देश है इतना व्यापक इसकी भौगोलिक ये विविधता है व्यापकता है तो वहां तक पहुंचने के लिए इस नंबर को और बढ़ाना होगा जनता की भारी बचत हो रही है ऑब्वियसली 7700 करोड़ की दवाएं बेची गई जिसमें से क्या नागरिकों का लगभग 38,000 करोड़ की बचत हो गई विस्तृत मेडिसिन बास्केट क्या है 2000 से अधिक दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध है तो ये भी बड़ा मुद्दा है कि अधिकतर चीजें दवाएं जो है ना महत्वपूर्ण दवाएं मिलनी चाहिए और आइटम मिलने चाहिए अवेलेबल होने चाहिए इस स्टोर पे तभी जाके इसका लाभ हो पाएगा बड़े पैमाने पे तो चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं ऐसे स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 से 4 प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष जो है ना यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं स्कीम से गवर्नमेंट स्कीम से जैसे सबसे पहले ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में ही पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट
कि क्या है ये इससे जुड़ा हुआ। जन औषधि केंद्र के बारे में पूछ लिया गया। ये दोनों सही। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में, ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, चलिए। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। इसमें जो पहली शॉर्ट न्यूज़ है, वो है संविधान का अनुच्छेद 105। संविधान का अनुच्छेद 105 जो कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित है। अभी क्या हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 105 जो है संसद की कार्यवाही के नियमों के ढांचे के भीतर वाक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर यही है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। लेकिन क्या संसद सदस्यों को है अंदर में, क्या वो अपनी इच्छा से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या तो ये बड़ा एक कानूनी पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है जो कि जिसमें जिसके संदर्भ में क्या है अनुच्छेद 105। ये पूरी प्रक्रिया को संसदीय प्रक्रिया को चलाया जा सके और फ्रीली जो है सांसद अपनी राय रख सके संसद के पटल पे, जिससे कि पूरे की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको क्या एक हेल्दी बनाया जा सके, बिना भय के, बिना पक्षपात के वो रख सके। तो इसलिए उनको ये विशेषाधिकार और ये शक्तियाँ दी गई है जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को की रक्षा की जा सके। हालाँकि इसके कुछ अलग-अलग पक्ष भी हैं। तो ये बेसिकली जो संविधान का प्रावधान है ये उसी पे आधारित है, ठीक है? मुख्य प्रावधान क्या है कि संसद में वाक स्वतंत्रता। अब इसका पक्ष हम लोग समझ लेते हैं कि जो संसद है किसी भी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कहेगी कोई भी बात के लिए मतलब जो कार्रवाई के दौरान उस समिति की कार्रवाई के दौरान दी गई उस पे न्यायिक प्रक्रिया चालू नहीं किया जा सकता या उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक दूसरा, किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत जो प्रकाशित कोई भी प्रतिवेदन उसने किया हो, जो पत्र लिखा हो, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब उसको न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता, मतलब उस पे कोई केस नहीं डाला जा सकता है कि आपने ये कहा था, ये इस प्रकार के आपके विचार थे, एक। दूसरा, अन्य शक्तियों और विशेषाधिकार क्या है कि संसद के अन्य विशेषाधिकारों को संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है या फिर वे 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में लागू होने के ठीक पहले विद्यमान विशेषाधिकार के अनुसार होंगे। पात्रता वही है वे व्यक्ति जो संसदीय कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के अधिकारी जैसे सांसद, भारत के महान्यायवादी आदि। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित सुपरनोवा और मैग्नेटार, ठीक है, एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है ये। क्या है ये? न्यूट्रॉन स्टार, जो कि सुपरनोवा विस्फोट को एक तरह से प्रेरित कर रहा है। यही सुपरनोवा विस्फोट हम लोग जानते हैं कि अभी हुआ यही है। चलिए पहले संदर्भ समझ लेते हैं कि अभी एक सुपरनोवा की पहचान की गई है, चमकीले सुपरनोवा की, जिसके पीछे एक मैग्नेटार की भी पहचान की गई है, तो इसलिए ये नाम हमारे सामने है। तो यूपीएससी क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान से खास करके देखा जाता है, समय-समय पे मैच करने के लिए पूछ देती है, या अभी हाल-फिलहाल में ये चर्चा में था ये पद, ये किससे संबंधित है, ऐसा पूछ देती है। ठीक है? कि आपको पहचान करना होता है, तो आप बस ये ध्यान में रखेंगे मैग्नेटार क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं कि जो तारों का जो जीवन काल होता है, ये सुपरनोवा भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो जीवन काल होता है। ये हमने सुना है कि तारों का जीवन काल होता है, कि तारों में क्या है कि जो गैस है वो केंद्र पे जमा होने से क्या उसमें दबाव बढ़ता है, तो उसमें प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उससे जो है ना उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही प्रक्रिया है। और जिसमें जितना ज़्यादा ईंधन रहेगा उतना ज़्यादा ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसे सूर्य है, उसमें भी प्रक्रिया है। हुँ। तो यही जब ये प्रक्रिया लास्ट तक आती है, तो जो उसका साइज़ है, उसके अनुसार उसमें क्या वो प्रक्रिया निर्धारित होती है कि उसमें लास्ट में क्या होगा। तो सुपरनोवा क्या है, जो बड़े तारे होते हैं, जिसमें वही ईंधन अधिक होगा, लास्ट में आने के बाद क्या एक बड़ा विस्फोट होता है और उसमें काफ़ी एनर्जी निकलती है उसमें और उसके बाद वो तारा खत्म हो जाता है एक तरह से। यही है स्टेज। लेकिन इस स्टेट के लिए क्या है कि कुछ चीज़ें भी ज़िम्मेदार है कि जो कि और इसको पुश कर रही हों। तो वही है कि सुपरनोवा अत्यंत चमकीले और शक्तिशाली विस्फोट होते हैं।
इसलिए सुपरनोवा विस्फोट बोल दिया जाता है, ऐसी किसी चमकीली घटना को, ठीक है? ये विस्फोट किसी विशालकाय तारे के जीवन के अंतिम चरण में उसकी मृत्यु हुआ। अब क्या मैग्नेटार क्या है? न्यूट्रॉन तारा होता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत प्रबल होगा और पृथ्वी पे विद्यमान सबसे प्रबल चुंबकों में से अरबों गुना अधिक होता है, ठीक है? और न्यूट्रॉन तारा क्या होगा? ये भी तारे के मृत अवशेष होते हैं, वही तारा खत्म हो गया तो फिर उसके बाद एक बुझा हुआ मतलब आप समझ लो जैसे कोयला जल रहा था अभी, तो उससे देखते हो कोयला जब जल रहा होता है तो उसके डिफरेंट स्टेज में उसकी जो है ना लाइट भी जो है ना कलर भी अलग-अलग होती है। तो जो एकदम धधक रहा होता है तो वो रेड होता है, थोड़ा-सा पीला हो जाएगा। फिर उसका जैसे-जैसे अंत आता है तो वो फिर काला पड़ता-पड़ता वो राख में बदल जाता है। यही है, तो कुछ इसी तरह से है जो लास्ट में स्टेज बच जाता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है, बुझा हुआ। हुँ। और पूरी तरह से वो नाम इसका इसलिए है कि पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं। हुँ, और न्यूट्रॉन से इतना क्या इतना भारी और सघन होगा कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में दबकर क्या सब न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना स्टेटमेंट वाइज़ भी पूछ लिया जाता है साइंस और यूनिवर्स बारे संबंधित प्रश्नों में, ठीक है? हुँ, खाड़ी सहयोग परिषद फिर से ईरान, इज़राइल और संघर्ष आ गया सामने कि उसमें जो खाड़ी देशों की भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण खाड़ी देश मतलब क्या अरबीय यहाँ पे बात हो रही है अरब प्रायद्वीप पे जो बसे हुए जो सऊदी अरब यूएई कुवैत बहरीन इन सब के बीच में एक संगठन है तो इसमें क्या है कि अभी घटना क्या हुई कि भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद से की ओर से बहरीन के द्वारा जो ईरान के द्वारा हमला किया गया इन लोगों पे उसके विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया गया इसी जीसीसी काउंसिल में कि जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की गई है। हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं कि भारत इस प्रस्ताव का समर्थन किया भारत ने, ठीक है? और इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी मतदान होना है। जीसीसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा तो मैंने बताया अरब जो प्रायद्वीप है उस पे आधारित उस पे अवस्थित जाहिर-सी बात है इसका मुख्यालय कहाँ? सऊदी अरब, रियाद में, बड़ा कंट्री सबसे खाड़ी के 6 देश वही सहकारी समझौते के माध्यम से 25 मई 1981 में स्थापित किया गया था। कौन-कौन देश? वही यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है? और उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के समन्वय, एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना, अधिक क्षेत्रीय एकता को सुनिश्चित करना। संस्थागत संरचना में इसमें डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ये देख लेंगे। ये याद शैडो फ्लीट क्या है? अभी हमने देखा हॉर्मुज़ जलसंधि बंद कर दिया गया है, यही हमने देखा, ऐसे ही बंद कर दिया गया है। अब बंद करना मतलब क्या? जो आने वाले जाने वाले जो शिप है और शिप को भी पहचाना जा रहा है जो यूएसए से संबंधित होगा, जो इज़राइल से संबंधित होगा मतलब या इसके एलाइज़ से, उस पे ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे क्या है, कुछ को जो है ना यहाँ पे जो इरानियन ब्लॉकेड किया गया है, उसको अलाउ भी किया जा रहा है, कुछ को मतलब क्या जिसकी पहचान सही नहीं है। अभी क्या हुआ है तो ऐसे ही इस फ्लीट को क्या बोलते हैं? शैडो फ्लीट जिसकी पहचान जो है स्पष्ट नहीं होती है, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन कंट्री कौन है उसका? ऐसा व्यवहार काफ़ी बढ़ा है अभी आजकल की दुनिया में, ख़ास करके रूस यूक्रेन का भी वॉर हुआ, वहाँ भी इस प्रकार के ब्लॉकेड देखे गए और जो कि सप्लाई लाइन को प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण से क्या है, ऐसे जो शैडो फ्लीट है, इसका व्यवहार बढ़ गया है और ये क्या वही जो आपूर्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, उसकी आपूर्ति करते हैं और इसी को शैडो फ्लीट बोलते हैं या डार्क फ्लीट के रूप में भी जाना जाता है इसीलिए क्योंकि इनका ना नाम पता नहीं पता ना, यही यही मुद्दा है ये। आधुनिक शैडो फ्लीट का विस्तार हुआ 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। और बेसिकली ये करते कैसे हैं कि इनको क्या है कि यहाँ भी जो नेविगेशन का जो जैसे एयर में जो है ना, जो एरोप्लेन चलते हैं तो उसमें रेडियो के द्वारा जुड़ा रहता है। उसी तरह से सेम यहाँ पे समुद्र में कोई भी जहाज अगर चल रहा है, शिप चल रहा है, तो उसमें भी रेडियो के द्वारा उसका संपर्क बना रहना चाहिए। जिससे क्या है पता चल जाता है कौन जहाज कहाँ से गुज़र रहा है और वो नज़दीकी कंट्रोल स्टेशन उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी निगरानी कर सकता है, उससे पहचान हो जाती है उसकी। तो यही है, तो ये लोग क्या करते हैं रेडियो ट्रांसपोंडर ही अपना बंद कर देते हैं। तो ये, जबकि क्या है यहाँ पे एक संगठन आएगा, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय मतलब समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ द सी। तो जबकि ये रूल है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून कि कोई भी जहाज जो है ना अपना ये रेडियो ट्रांसपोंडर बंद नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसके उनके साथ अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसका कोई इंश्योरेंस भी तो नहीं मिल सकता उसे क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं थी सही। तो ये भी पक्ष इसमें है, देख लेंगे। नेवाडो ओजास डेल स्लेडो ये महत्वपूर्ण
ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है ज्वालामुखी पर्वत? ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में। और किस देश में है ये? और दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत में से सक्रिय ज्वालामुखी है ये। 6879 मीटर, तो मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चिली का सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब चिली में अवस्थित है ये। विशेषता क्या? स्ट्रैटो ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे ऊंची क्रेटर झील भी है इस पे। अटाकामा मरुस्थल में, इसलिए शुष्क स्थान है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत की जो भारतीय विज्ञान संस्थान है उसकी एक प्रोफेसर नेवाडो ओजस डेल स्लेडो शिखर पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। चलिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष मतलब देश में अवसंरचना परियोजनाओं को फंडिंग किए जाने के लिए एक विशेषीकृत संस्थान बनाया गया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। तो बेसिकली यही है। तो ये इस कोष में जो है ना अपना दूसरा प्राइवेट मार्केट फंड के लिए 750 मिलियन डॉलर अभी जुटाया है, जिससे फंड इकट्ठा किया जा सकेगा। इसके बारे में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, 2015 में इसको स्थापना किया गया था। एक प्रकार का क्या है? फंड मैनेजर है ये। जो कि अवसंरचना संबंध क्षेत्र को फंड करता है। और दूसरा ये देख लेंगे हम लोग, क्या ये पहला भारत का पहला संप्रभु संप्रदा कोष है। उसको मेंटेन कौन करेगा, प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड, तो NIFL। तो संस्थानों का भी इंपॉर्टेंट नाम हम लोग नोट करते रहेंगे। हाँ, चलिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अगेन फिर से एक महत्वपूर्ण संस्था और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि देश में बांध की भूमिका किसी भी बड़े राष्ट्र में आज बांध की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और भारत उसमें से काफी महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने बांध हैं जो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, जो अभी भी वर्किंग है, फंक्शनल है अभी भी। तो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलाने के लिए बांध का चल पाना, तो इसलिए बांध की निगरानी भी आवश्यक हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार की संस्थाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण इसका नाम ही है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट तरीके से जो है ना आप इसकी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए काम करते हैं। इसमें AI का प्रयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि नेत्र अभी इसलिए चर्चा में रहा कि हाल में किया है NDCA द्वारा विकसित नई पहलों को शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले नेत्र देख लें, इसका नाम ही क्या? NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI। तो यही AI का प्रयोग करेंगे। उसी में धर्म, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा डेटा भंडार है धर्म। ठीक है। ये सब याद कर लेंगे, ये सब क्योंकि चर्चा में है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण है ऐसे ही। और ये इसको कौन चलाता है? सीडैक के द्वारा। तो सीडैक हमने सुना है, देखा है। ये बांध टूटने की संभावनाओं की स्थितियों का जोखिम का आकलन करता है कि कितना जोखिम है, कितना रिस्क है। तो रिस्क का अगर आकलन कर लिया जाएगा तो भविष्य की जो दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण कब ये स्थापना की गई थी? बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत एक सांविधिक निकाय है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मंत्रालय कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। प्रमुख कार्यवाही बांध की देखरेख, निगरानी करना, उसकी सुरक्षा का ध्यान में रखना। अच्छा, वही रिपीट हो गया है यहाँ पे बेसिकली। हाँ, राष्ट्र राज्य बांध और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना और बांधों पर राष्ट्रीय स्तर पे एक डेटाबेस भी बनाए रखना, जो कि आवश्यक है। चलिए, सफेद फास्फोरस फिर से वही हुआ कि इजराइल और ईरान वॉर, उसमें क्या कि लेबनान में जो है ना इजराइल के द्वारा सफेद फास्फोरस के उपयोग की पुष्टि की गई है, दावा किया गया है। और ये एक प्रकार का क्या है? केमिकल वेपन है ये। बेसिकली फास्फोरस है तो उसका गुणधर्म हम लोग जानते ही, पारभासी होगा, पीला सफेद होगा, जो कि कहीं से भी अगर मानवीय संपर्क में आए तो वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। और ये क्या है? चमकता है, हवा में जैसे आएगा वो उसमें को जलने लगेगा और मानवीय स्वास्थ्य के लिए काफी खतरा है। और हथियार के रूप में उपयोग मुख्य रूप से स्मोक स्क्रीन के बनाने और रोशनी के लिए आग जलाने वाले पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। विनियमन क्या इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत इसका उपयोग वर्जित है, क्योंकि खतरा है मानवीय स्वास्थ्य के लिए काफी अधिक। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक, ये अगेन इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट घटना की भारतीय राष्ट्रवाणी जो NHI जो संस्था है, इसरो के द्वारा जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से 2025-26 के लिए प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक जारी किया गया है। कवरेज क्या होगा? जुलाई और दिसंबर 2024 के बीच की अवधि के लिए 24 राज्यों में लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल किया गया है।
ये साल दर साल हरित आवरण में सुधारों को नजर रखेगा। तो बेसिकली क्या, जो रोड साइड जो हरित आवरण, ग्रीन पट्टी, ग्रीन बेल्ट जो एक निर्मित करने की बात की जा रही है, जो कि हमारे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए, मतलब उसकी इम्पैक्ट को कम करने के लिए, और हम एक कार्बन क्या अवशोषक को भी तैयार करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी। अगर देश भर में इतनी सड़कों का जाल है और सड़कों के साथ-साथ ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया जाए, तो प्रदूषण कम करने के साथ-साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बड़े पैमाने पे विकसित किया जा सकेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट जब है तो उसकी निगरानी भी आवश्यक है, क्योंकि मेंटेन करना, सिर्फ लगाना महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि उसको मेंटेन करना, कि पता चला कि आपदा में या किसी के द्वारा जो है ना काट कर अगर वो ले ना जाए, मतलब खत्म ना कर लिया जाए, तो उसके लिए निगरानी आवश्यक है। तो निगरानी किसके लिए? उपग्रह आधारित कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जैसे कि इसके लिए रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला जो उपग्रह सेंसर इसके लिए आवश्यक होगा, जो कि पर्णहरित की मात्रा का पता लगाकर हरित आवरण का आकलन किया जाता है। हुँ, कि जहाँ पे हरे पौधे नहीं होंगे, उससे पता चल जाएगा कि कितना परसेंट इसमें खाली हो चुका है, जो लगा था। हुँ। चलिए, अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल, ऐसे ही छोटे-छोटे स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है। ये मलावी अफ्रीका का एक राष्ट्र है, मलावी, हुँ, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी राजधानी लिलोंग्वे है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ मलावी, ये मलावी झील है एक्चुअली, मलावी झील हमने सुना है, मलावी झील। और ये किसका हिस्सा है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसका हिस्सा है। ऐसा डिफरेंट जो है, इसीलिए क्या, जो झीलें हैं यहाँ पे, तो उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण झील है, बड़ी झील है ये, लेक मलावी, इसी कंट्री में है। अभी चर्चा में, क्योंकि भारत ने सूखा राहत के लिए यहाँ पे क्या, मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल को भेजा है। और अब स्थिति हमने देख लिया, पड़ोसी राष्ट्रों को देख लेंगे यहाँ पे, मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गई। भौगोलिक अवस्थिति हमने देख ही लिया कि क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा। मध्य पठार उच्च भूमि क्षेत्र है, अलग-थलग मलावी, मोलोम्बे, ये सब छोटा-मोटे याद रखें तो अच्छी बात है, लेकिन मलावी प्रमुख झील ही है यहाँ पे। प्रमुख नदियाँ क्या है? लिलोंग्वे एक नदी ही है, ध्यान में रखेंगे। बाकी नदी जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, सबसे ऊँची चोटी सापित्वा मुलंजे, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। और ये लोकेशन देख सकते हैं हम लोग। और इस झील के बारे में। तो चलिए हम लोग आज के वीकली राउंड अप सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और आपसे आशा है कि जो आपने सीखा उसके आधार पे जो प्रश्न है उसको लगाएं आप लोग, और उससे समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप क्या भूल रहे हो, क्या याद रख पा रहे हो। ये भी आपको समझ में आएंगी चीजें, जो कि आपकी आगे की तैयारी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।